क्लासेस आल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक यूरोपीय यात्री था जिसने वर्तमान उत्तरी बंगाल के बक्सर क्षेत्र का दौरा किया था। इसका उत्तर क्या होगा? डुबार्ट बारबोसा, राल्फ फिच, सीजर फेडरिक और लिडोविको डी वर्मे था। तो इसका उत्तर होगा बी, राल्फ फिच। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राल्फ फिच एक प्रारंभिक यूरोपीय यात्री था जिसने वर्तमान उत्तरी बंगाल के बक्सर क्षेत्र का दौरा किया। राल्फ फिच मुगल सम्राट अकबर के समय ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम का एक पत्र लेकर भारत आया था। उसने फतेहपुर सीकरी तथा आगरा को लंदन से भी बड़ा शहर बताया। 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुई बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पश्चात कंपनी के नवाब बन बैठे, अर्थात अब उनके पास सत्ता और ताकत दोनों थी। अगला क्वेश्चन है, कंपनी का फैलता शासन में देख लेते हैं। ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासन की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। इसका उत्तर है सहायक गठबंधन। व्याख्या देख लेते हैं। सहायक गठबंधन ने भारतीय रियासतों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यों को कोई भी निर्णय अंग्रेजों के परामर्श से लेना था और शासन की मदद के लिए एक सिपाही सेना दी गई थी। कई बार कंपनी ने रियासतों का सहायक संधि भी थोप दिया था। रियासतों पर वे सहायक संधि थोप देते थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने ये सहायक संधि स्टार्ट किया था। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। इस संधि की शुरुआत गवर्नर रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है 1767 और 69 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का वर्ष क्या रहा? अंग्रेजों ने हैदर अली को बड़े पैमाने पर हरा दिया। हैदर अली को अपने वश में कर लिया, लेकिन परास्त नहीं किया। हैदर अली वस्तुतः शांति की शर्तों पर निर्भर था। हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, साथ ही मराठों और निजाम को भी हराया। तो ये प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा हो रही है। इसकी व्याख्या ही हम देख लेते हैं। वैसे इसका उत्तर सी होगा, जिसमें हैदर अली वस्तुतः शांति की शर्तों पर निर्भर हो जाता है। व्याख्या हम देख लेते हैं। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर शक्तिशाली राज्य बन चुका था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के पश्चात हैदर अली शांति की शर्तों पर निर्भर था। द्वितीय आंग्ल मैसूर के मैदान में यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरह से घायल हो गया और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मंगलौर की संधि से हुई थी। तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 युद्ध में
टीपू की पराजय हुई एवं मृत्यु के पश्चात लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर पर सहायक संधि थोप दी। टीपू के पश्चात मैसूर का शासन पुनः वाडियार वंश के अधीन कर दिया गया, जो कि अंग्रेजों के अधीनस्थ रहा। अब इसी में आपका है प्रथम मैसूर युद्ध आपका 1767 से 69 तक चला। द्वितीय मैसूर युद्ध आपका 82 में वारेन हेस्टिंग के समय चला और इसमें हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह आयरकूट था। पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को उसने पराजित किया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। द्वितीय मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दिसंबर 1782 में और उसका मंगलोर की संधि के द्वारा ये समाप्त होता है। यह आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में मैंगलोर की संधि उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ होती है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान के साथ होती है। 1799 में टीपू की पराजय हो जाती है और वे श्रीरंगपट्टनम की संधि करता है, इसमें नहीं दिया गया है। और इसके बाद मैसूर राज्य को एक सहायक संधि के अधीन अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हार और मृत्यु का सामना करना पड़ा? प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम एग्लो मैसूर युद्ध, चतुर्थ एग्लो मैसूर युद्ध, तृतीय एग्लो मैसूर युद्ध। तो हमने उपरोक्त ऊपर ही पढ़ा है कि 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसी में टीपू को हार स्वीकार करना पड़ा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ब्रिटिश सेना के किस कमांडर ने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया? अब ये देख लीजिए, आयरकूट ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग ने अपनी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट की नेतृत्व में किया था और पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। मंगलोर की संधि कब समाप्त हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध में ही मंगलोर की संधि हुई। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि होती है। 84 में 82 में 1782 में इसकी मृत्यु होती है, 1784 में मंगलोर की संधि होती है। हैदर अली खान और टीपू सुल्तान के अधीन कौन सा राज्य था? तो ये तो बहुत ही आसान है, मैसूर। देखिए DSSB PGT 2021 में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के गवर्नर जनरल को सही आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इसके बाद उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। तो यही आपका उत्तर ये सही होगा। हम नीचे व्याख्या देख लेते हैं सही से। देखिए, लॉर्ड एमहर्स्ट आपके 1823 और 28 इसमें आए। लॉर्ड एमहर्स्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आए 1828 से 1835 तक, जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। उसके बाद लॉर्ड आकलैंड आए। प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध इनके समय हुआ था 1835 में और 1836 से 42 तक इनका कार्यकाल है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 तक आए। इनके समय की मुख्य घटना थी, उन्होंने 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया था। अब सीक्वेंस वाइज पूछेगा, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड आकलैंड और लॉर्ड एलनबरो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी के पद त्याग के समय एक भारतीय विशाल विजित भूखंड पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रतिभा ने एक ऐसी शासन पद्धति का निर्माण किया जिससे देश में 8वीं सदी में फैली हुई अराजकता का अंत हुआ, भारत के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो विस्तार, ऐश्वर्य और साधनों की दृष्टि से अतुलनीय था। प्रबंध इसके विशाल आकार के कारण कठिन हो गया। तो इसका उत्तर है, व्याख्या ही हम देख लेते हैं। ए,
यानी BCD। व्याख्या देख लेते हैं, ये EMRS TGT में पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी के पद त्याग के समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। भारतीय विशाल विजिट भूखंड पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रतिभा ने एक ऐसे शासन प्रणाली का निर्माण किया जिससे यहाँ के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ। यहाँ के निवासियों की राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ, एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो ऐश्वर्य, विस्तार और साधनों की दृष्टि से अतुलनीय था। इसका प्रबंधन विशाल। अगला क्वेश्चन है, व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? सतारा, संबलपुर, झांसी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सबसे पहले सतारा का विलय किया गया। व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर लेते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर सतारा राज्य का सबसे पहले विलय किया गया। सतारा राज्य के राजा अप्पा साहिब को कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने मृत्यु से पहले कंपनी की अनुमति के बिना एक पुत्र दत्तक को गोद ले लिया, लेकिन डलहौजी ने इसे मान्यता न देकर आश्रित राज घोषित करके 1748 में इसका विलय कर दिया। यानी कि विलय नीति के तहत सबसे पहले सतारा को लिया गया, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर 1849 को, 1748 में पहले सतारा को लिया गया, फिर 1749 में जैतपुर, संभलपुर, बघाट को 1750 में, उदयपुर को मैं बार बार 1700 बोल रही हूँ, 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में व्यवगत सिद्धांत के आधार पर विलय कर लिया गया और 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का भी विलय कर लिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि डलहौजी ने किस राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर अपने राज्य में विलय कर लिया? तो अवध। कब, किस सन में? 1856 में। यद्यपि डलहौजी से पूर्व लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक संधि का गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि राज्य का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और यदि ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को अस्वीकार कर देते हैं तो विलय की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है। दिए गए विकल्पों में से यहाँ की चर्चा की नीति का चयन करें। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वाणिज्यिक नीति, सर्वोपरि नीति और सहायक गठबंधन। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यवगत का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने व्यवगत के सिद्धांत की रचना की? तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, व्यवगत का सिद्धांत किसके द्वारा पेश किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा वर्ष में सहायक संधि का गठबंधन की प्रणाली स्टार्ट की गई। कब की गई? 1798 में। व्यवगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया? 1848 ईस्वी में किया गया। विलय नीति किसने पेश की? तो लॉर्ड डलहौजी ने पेश की। सुमेलित कीजिए। लॉर्ड रिपन, सहायक सैन्य पद्धति, ये सहायक सैन्य पद्धति नहीं। लॉर्ड कैनिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डलहौजी होगा। सहायक सैन्य पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली का होगा। कंपनी शासन का अंत यानी लॉर्ड कैनिंग का आपका होगा। डलहौजी इसमें आपका कंपनी शासन का अर्थ ये कैनिंग का होगा और
स्थानीय स्वशासन लॉर्ड वेलिजी का सहायक गठबंधन होगा। डलहौजी का व्यक्तिगत का होगा। व्याख्या देख लेते हैं। रिपन का स्थानीय स्वशासन होगा। देख लीजिए, रिपन का है स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड कैनिंग का कंपनी शासन का अंत, डलहौजी का ड्रॉकिंस ऑफ लाइफ और वेलिजिली का सहायक सैन्य पद्धति यानी सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं में किसने परिवर्तनों का आरंभ या प्रारंभ किया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड क्लाइव। नागरिक सेवाओं में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परिवर्तनों को आरंभ किया। उसने भारत के सिविल सेवाओं का उसे जनक कहा जाता है। उसे अनुबंधित सिविल सेवा और असंबद्ध सिविल सेवाओं की शुरुआत की, जिससे इसमें से अनुबंधित सिविल सेवा कंपनी कानून के अधीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में, ये बंगाल का केवल पूछ रहा, तो वारेन हेस्टिंग। अगर पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बोलेगा विलियम बेंटिक। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। 1773 से 1785 तक उसने कंपनी की ताकत बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय कंपनी बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाकों को बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में विभाजित किया गया। 1772 में उसने दीवानी और फौजदारी न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। अब ये आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल जा रहा, नंबर बदल जा रहा। अब ये ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलना। अब इसका ये पहला क्वेश्चन है, खर्च में कमी करने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने के वे तरीके जो मुख्यतः 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक भारत में अपनाया गया था, वे क्या था? देसी राजाओं के पुराने सेवकों की जागीरों की जब्ती, देसी राजाओं के पुराने सेवकों के इनामों की जब्ती, समाज कल्याण के कार्य बंद करना, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देसी राजाओं को बड़े बड़े जागीर प्रदान करना। तो इसका उत्तर होगा डी, ए बी सी। देख लें हम, चलिए देख लेते हैं। देसी राजाओं